नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पटियाल की परीक्षण लिस्ट में आज भी नीट पेपर लीक का मामला शामिल है। नॉन स्टॉप कवरेज का आज 27वां दिन है। आज पटियाल का परीक्षण एनटीए की उस थ्योरी के खिलाफ है जो उसने कल सुप्रीम कोर्ट में दी है। एनटीए ने कोर्ट को बताया है कि लीक लोकल है, इसलिए रीनीट की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी कहा है कि अगर लीक लोकल है तो फिर पूरा एग्जाम डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एनटीए से ये सवाल पूछे हैं और ये ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब में कोर्ट फाइनल फैसले से पहले कुछ और भी जानना चाहता है। इसलिए पटियाल ये साफ करना चाहता है कि लोकल लीक एनटीए का बचाव है, जबकि असलियत यह है कि जब एग्जाम माफिया लोकल लीक को ही अपनी स्ट्रेटजी बना चुका है तो पेपर लीक को बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहता। ऐसे हालात में क्या लीक को लोकल बताकर सरकार बच सकती है? 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य की बात है। पटियाल के साथ लोकल बात करने वाले एनटीए का परीक्षण आप जरूर देखें। 121 मौतों के बावजूद सरकार जिस बाबा को भोला मान रही है, उसे आज एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। उसका कच्चा चिट्ठा आज पब्लिक इंटरेस्ट में खुलेगा। बाबा के भक्तों पर काली चाय का जादू कायम है, लेकिन सरकार और सिस्टम पर बाबा ने ऐसा क्या जादू चला दिया कि उसको पकड़ना तो दूर की बात, कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है। आयोजक की आड़ में बाबा को बचाने की कोशिशों को आज पटियाल धूल में उड़ा देगा। सरकार और जांच के सामने ऐसा सबूत देगा कि वो बाबा को फौरन अरेस्ट करेगी, बाबा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलवाएगी। बाबा पर बड़े खुलासे के लिए पटियाल के साथ बने रहिए। पटियाल के तीसरे खुलासे का विषय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और उनके 40 विधायक हैं। आज डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे। वहां पर विघ्नहर्ता ने अपने कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कल जब मुंबई बारिश से डूब रही थी तो ये डिप्टी सीएम और उनके 40 विधायक कहां थे? वो पानी में डूबी मुंबई के विघ्नहर्ता क्यों नहीं बने? जनता को ताकत देने वाले इस परीक्षण के लिए रात 9:45 तक पटियाल के साथ रहिए। चौथा परीक्षण छत्तीसगढ़ में हेल्थ सर्विसेज के बुरे हाल का करूंगा। वैसे तो भारत के अस्पतालों में मरीज वेटिंग में खड़ा रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में महंगी महंगी मशीनें वेटिंग में खड़ी हैं। 650 करोड़ रुपए की खरीदारी के घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी का परीक्षण पटियाल के साथ जरूर देखें। इस मौत पर एसआईटी की रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट क्यों? सत्संग में सारा मैनेजमेंट अगर बाबा का था तो आयोजक दोषी कैसे? एसआईटी की 855 पन्नों की जांच रिपोर्ट में क्या भोले बाबा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं? पीड़ितों की नजर में बाबा दोषी तो सरकार की नजर में बेगुनाह क्यों? बाबा ने कहा चरण धूल ले लो, फिर धूल के चक्कर में मरे 121 का गुनहगार भोले बाबा क्यों नहीं? बाबा के आश्रम में अंधविश्वास की काली चाय की कहानी क्या है? 121 मौतों के गुनाह को आयोजक के जाल में क्यों उलझा रही है सरकार? यूपी में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन, फिर 121 मौतों के गुनहगार भोले बाबा से क्यों डरता है बुलडोजर? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले भोले बाबा पर सिस्टम की मेहरबानी का परीक्षण करेगा। 121 भक्तों की मौत को 8 दिन गुजर गए हैं।
लेकिन भगदड़ जिसके सत्संग में हुई वो बाबा जांच और पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात भोले बाबा को बचाने की साजिश में शामिल है। पटियाल के पास ऐसा कहने की सॉलिड वजह है। यह वजह कौन सी है? बाबा को बचाने में कौन कौन लगा है? क्यों बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? क्यों बाबा से पूछताछ तक नहीं की गई? 121 भक्तों की मौत पर ताजा अपडेट देता हूं। इससे आपकी नजरों में मेरे सवालों की नीयत आईने की तरह साफ हो जाएगी। एसआईटी ने हाथरस भगदड़ की रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट 855 पन्नों की है। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में जांच टीम को बाबा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में बाबा का नाम तो दूर की बात, संदिग्ध के तौर पर ही शामिल करने को सही चाहे, लेकिन आरोपी बनाना तो लिस्ट में बहुत दूर की बात रह गई। कोई संदिग्ध भी मानने को तैयार नहीं। 121 भक्तों की मौत का मुजरिम आयोजकों और सेवादारों को माना गया है। रिपोर्ट में और क्या क्या है इसकी डिटेल्स आपको दूंगा। एक और बड़ा अपडेट पहले बता देता हूं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जैसे ही सीएम योगी के टेबल पर यह पहुंची, 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सब पर लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के आरोप हैं। जिस एसडीएम को सस्पेंड किया गया है वो भगदड़ के दिन मौके पर मौजूद था। उसने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची। भक्त ये कह रहे हैं कि बाबा ने चरण धूल लेने के लिए उकसाया। फिर ना जाने क्यों बाबा के खिलाफ कोई एक्शन सरकार लेने से कतरा रही है। आखिर क्यों बख्शा जा रहा है? अवैध और अतिक्रमण वाली संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों बाबा के आश्रम से ये बुलडोजर अभी भी दूर है, जबकि उन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं। भगदड़ में 121 भक्त मारे गए, फिर भी बाबा के आश्रमों में भीड़ जुट रही है। बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हैं। बावजूद इसके सरकार और सिस्टम आम लोगों को बाबा से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाबा के आश्रम में मिलने वाली काली चाय पीने से कोई कष्ट नहीं मिट जाते हैं। ब्लैक मैजिक रोकने का कानून है, फिर चमत्कार का दावा करने वाली काले चाय पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सेवादारों का यह भी दावा है कि बाबा की काली चाय हर संकट हर लेती है, हर बीमारी को भगा देती है। यह बात इस सेवादार को किसने सिखाई? भक्तों की काली चाय पिलाने से पहले इसे हर मर्ज की दवा बताता है यह बाबा। इसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस काली चाय में भोले बाबा के खिलाफ ब्लैक मैजिक वाले कानून और जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? जब 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ हुई, 121 भक्त मरे, तब से पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में डंके की चोट पर यह कह रहा है कि क्यों नहीं भोले बाबा को भगदड़ का मुजरिम माना जाता। क्यों ना उनको मुजरिम माना जाए? अब भी सत्संग बाबा का था, सत्संग में सिस्टम बाबा का था, सुरक्षा बाबा की थी, क्राउड मैनेजमेंट किसकी थी? बाबा की थी। मैनेजमेंट बाबा का था, क्राउड मैनेजमेंट बाबा का था, तो फिर सेवादार और आयोजक अकेले जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पानी पिलाने के लिए भीड़ को काबू करने का मैनेजमेंट बाबा का था, फिर आयोजक और सेवादार ही मुजरिम क्यों? बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई अब तक? बाबा से एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की? डर क्या है? रोक कौन रहा है? पीड़ित और चश्मदीद भी बाबा को दोषी मानते हैं। चश्मदीद हर जांच कमेटी के सामने यह दावा कर चुके हैं कि बाबा ने ही मंच से भक्तों को धूल लेकर घर जाने का आदेश दिया था, उनके चरणों की धूल। तो फिर एसआईटी जांच रिपोर्ट में बाबा का नाम क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है या नहीं है? बाबा के कथित अध्यात्म वाली चाय की भूमिका क्या है? इसके राज हम बेपर्दा करेंगे। उससे पहले आपको उन 6 ऑफिसर्स के नाम बता देता हूं, उनका परिचय दे देता हूं, जिन्हें एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 121 मौतों के मामले में सस्पेंड किया गया है। पहले हैं सिकंदराव के एसडीएम रविंद्र कुमार, दूसरे हैं तहसीलदार सुशील कुमार, तीसरे सीओ आनंद कुमार, चौथे पोरा चौकी के इंचार्ज ब्रिजेश पांडे, 5वें हैं एसएचओ आशीष कुमार और छठे हैं कचौरा चौकी के इंचार्ज मनवीर सिंह। इन 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इन पर कार्रवाई क्यों हुई? एसआईटी की जांच रिपोर्ट यह कहती है कि सत्संग में जुटी भीड़ और व्यवस्था को ये अफसर मैनेज नहीं कर पाए। इन्होंने सही वक्त पर अपने उच्च अधिकारियों को सही सूचना नहीं दी।
ये आरोप लगे हैं इन पर। अब मैं आपको 121 भक्तों की मौत पर बनाई गई पहली जांच कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। इससे एसआईटी रिपोर्ट के नाम से भी हम जान रहे हैं। इस रिपोर्ट की बड़ी बातें सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि क्या बाबा को बचाने में पूरा सिस्टम लगा है और क्यों जांच का दायरा आयोजकों और सेवादारों तक सीमित रह गया है। पहला पॉइंट, 855 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना है। दूसरा पॉइंट, आयोजकों ने सत्संग की व्यवस्था में बिना पुलिस वेरिफिकेशन लोगों को अपने साथ जोड़ा, भीड़ को निमंत्रण दिया, जिससे अव्यवस्था फैली। तीसरा पॉइंट, आयोजकों ने 80,000 लोगों की परमिशन ली, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग सत्संग में पहुंचे। चौथा पॉइंट, आयोजकों ने पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया, स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल से निरीक्षण करने से रोका। पांचवा पॉइंट, एसआई रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे की साजिश का जिक्र है, इसलिए गहन जांच की जरूरत बताई गई है। सीएम योगी भी भगदड़ को साजिश बता चुके हैं पहले ही दिन। छठा पॉइंट, एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी दोषी माना है, कहा है कि अफसरों ने लापरवाही बरती। इसी सिलसिले में 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सातवां पॉइंट, आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली, अनुमति के लिए लागू शर्तों की पालना नहीं की। आठवां पॉइंट, बिना उचित सुरक्षा इंतजाम के भीड़ को बाबा से मिलने की छूट दी गई। नौवां पॉइंट, भीड़ के निकलने और बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई, हादसा हुआ तो आयोजक भाग गए। 855 पन्नों की रिपोर्ट में 2 शब्द का जिक्र और फोकस उस पर बार बार है, पहला आयोजक और दूसरा सेवादार, लेकिन भोले बाबा के नाम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि एसआईटी ने बाबा से पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं समझी, हालांकि पूरी भगदड़ का केंद्र बिंदु बाबा ही है। बाबा पर आरोप लगाने वाले भक्त एसआईटी के सामने भी पेश हुए, वो बाबा के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, तो क्या एसआईटी को कुछ नहीं बताना होया? नहीं बताया होगा उन्होंने, लगता है आपको? ऐसे में एसआईटी ने बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? बड़ा सवाल है ये, आपके जहन में भी होगा। अरे भैया, अगर उसका कसूर नहीं भी है तब भी पूछताछ तो बनती थी ना, जांच में शामिल करना तो बनता था ना। एसआईटी ऐसा करना नहीं चाहती या फिर उसे करने के लिए रोका जा रहा है। 121 भक्तों की मौत में बार बार आयोजकों को दोषी बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा का नाम आयोजक की लिस्ट में है, लेकिन पटियाल का दावा यह है कि बाबा ही असली आयोजक है, कोई और नहीं है। बाकी सब तो उनके चेले चपाटे थे, उनकी कमेटी थी, वो सत्संग में गेस्ट बनकर नहीं गए थे। बाबा की बात कर रहा हूं। सत्संग का पूरा सिस्टम समझिए। भक्त अर्जी लगाता है कि बाबा हमारे क्षेत्र में आकर सत्संग करें, फिर बाबा अर्जी को मंजूरी देता है, उसके बाद सत्संग की तैयारी में बाबा का पूरा सिस्टम लग जाता है। हर मैनेजमेंट बाबा के पास होता है। ऐसे में बाबा को आयोजक क्यों ना माना जाए? हम तो मान रहे हैं, सिस्टम क्यों नहीं मान रहा है? पटियाल ने कानून के विद्वानों से इस विषय में चर्चा की, आप भी रिजल्ट जानिए। यह एक गुरु होगा, एक बाबा होगा जिसके सहारे मेरी जिंदगी में हम तर जाएंगे। ये नॉनसेंस इस देश में लगातार चल रही है। किसी के पैरों की धूल की मिट्टी, किसी की भभूत, किसी की राख, किसी का नामदान, किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला। इस ढोंग से इस देश को निकलने की जरूरत है। तो आयोजक भी इसके अंदर शामिल है और ये अपराध है, ये मानवता के प्रति अपराध है, मानव जाति के प्रति अपराध है। और हमारे जो इतने भाई बहन वहाँ जो डेथ हुई है जिन लोगों की, उनकी जान की जिम्मेवारी इन लोगों की है। अरे बाबा हो, चाहे बाबा के चिल्ले हों, चाहे प्रशासन हो, ये मुझे मालूम नहीं किस कारण से क्यों नहीं बनाया होगा। नहीं, जवाबदेही बनती है उस आदमी की भी, क्योंकि उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसने ये प्रोग्राम किया। मान लो एसआईटी बाबा को नहीं पकड़ती या बाबा को नहीं छेड़ती, और हो सकता है अगर आप लोग किसी को पता है कि बाबा जिम्मेवार है इस काम के लिए या भ्रम फैलाने के लिए, तो वो लोग सामने आए। एसआईटी की रिपोर्ट कोई फाइनल नहीं है। अगर एसआईटी कोई जानबूझ के वोट की पॉलिटिक्स के आधार पे किसी बाबा को पकड़ती है या किसी बाबा को छोड़ती है, तो ये लोग तय करेंगे, इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हमें लगता है एसआईटी ने गलत किया है और इसमें बाबा का दोष है, तो एसआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहिए उन सब लोगों को मिलके कि भाई एसआईटी ने सही काम नहीं किया। और क्यों नहीं, इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना इस देश का प्रधानमंत्री, ना इस देश का आम आदमी, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स, ना कोई भी। देखिए, मैंने एसआईटी की रिपोर्ट देखी है, ये बड़ी हास्यास्पद सी रिपोर्ट है। वो इसलिए है कि इसको टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तरफ आपने कहा जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी थी,
दूसरी तरफ आपने बोला जो इसके सेवादार थे, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स थे, जो सब कुछ कार्यक्रम करा रहे थे, उसकी जिम्मेदारी थी। जैसे ही आपने बोल दिया कि ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी थी, तो बाबा को इससे परे हटके डाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट है, जो मेन व्यक्ति है जिसके लिए सारा कार्यक्रम किया गया, आप उसको हटा कैसे सकते हैं? ये क्लियर केस है। इसी प्रावधान को लेकर, इन्हीं बेचीदगियों को देकर हमारा पहले इंडियन पिनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, सम्मिलित किया गया, जो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसके तथ्य या उसके इंस्टेंस पे, उसके बिहेस्ट पे कोई काम किया गया है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। इसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, जिससे कि उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और एटलीस्ट फिजिकल प्रेजेंस थी। जो वहां पे जो मेन जो बाबा जी थे, सूरजमल जी, उन्होंने कहा कि धूल जो है चाटना के कार्यक्रम होगा। ये बड़ा स्वाभाविक है। इट्स अ केस ऑफ इलीगल ओमिशन कि आपको जरूरी नहीं है कि कार्य करने से ही अपराध बनता है। अगर आपकी एक जिम्मेदारी, इसके इलीगल ओमिशन कहा जाता है, किसी चीज को संभालने की, और आप उससे पीछे हट जाते हैं, और आपको मालूम आपके श्रद्धालु हैं और आप इस तरह का अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऐसी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। होते हुए इसका नियंत्रण ना करना बिल्कुल अपराध है। जहां पे वो कह रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ में नहीं होती, लेकिन मेरा मानना ये, यहाँ पर जब उनकी फिजिकल प्रेजेंस थी, उनके इंस्टेंस पे सेवादार कार्य कर रहे थे, वॉलंटियर्स कर रहे थे, यहाँ पे उनकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी थी। अगर ऐसा हो रहा है और आपको मालूम है कि जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं एक गलत तथ्य बता के ऑर्गेनाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको मैं किसी कानूनी पेचीदगी से भी अगर देखने की कोशिश करूं तो बचाव नहीं मिलेगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दी गई। 121 मौतों का मुलजिम आयोजकों को माना गया। पीड़ित कह रहे हैं कि बाबा बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई से सरकार कतरा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट से पीड़ित कितने आहत हैं, इन सवालों के जवाब के लिए अब मैं आपको हाथरस में विनोद से मिलवाऊंगा, जिन्होंने भगदड़ में अपनी मां, पत्नी और बेटी को खोया है। यह परिवार भोले बाबा से सख्त नाराज है और सख्त एक्शन चाहता है उनके खिलाफ। क्या आपको लगता है कि भोले बाबा का नाम भी इस रिपोर्ट में आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था। बाबा हैं, बाबा ने हमें देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए हमारे भक्त का क्या हाल हो रहा है। अगर बाबा कुछ जानते तो कम कोई करिश्मा करते, उनको दिखाते, उनको क्या कहते, उनको चमत्कार दिखाते, सही करते। क्यों नहीं सही कर रहे हैं बाबा? आगे सही करें उन्हें। बाबा तो भगवान मानते थे बाबा को, तो अब भगवान कहाँ है वो? तो ये तो बड़े बड़े लोगों की अपनी साजिश होती हैं। इस तरीके के सत्संग ना होने चाहिए आगे थे, कि जैसे हमारा परिवार खोया है और कोई परिवार नहीं खो पाए। सही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं। अगर बाबा को इतने ही चमत्कार आते हैं तो करे ना ठीक, ये दर्द कम करे ना। हाथरस कांड के पीड़ितों का एक और दर्द है। ऐसे कई परिवार हैं जो यूपी सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित वही सवाल सरकार और सिस्टम से पूछ रहे हैं जो पटियाल पूछता है। पूछा जा रहा है कि अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या होगा, असली मुलजिम तो बाबा है। यूपी सरकार जांच एजेंसियों को हाथरस पीड़ितों के बयान जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आगे से कोई बयान लेने जाए तो ये पटियाल की बात और इन पीड़ितों के बयान उनके जहन में रहे, डर ना लगे उनको। उनको जो सस्पेंड कर दिया गया है, इससे मैं कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी संतुष्ट नहीं, जो भी असली दोषित है, दोषी है, चाहे वो बाबा सही, चाहे और कोई प्रशासन, चाहे कोई भी सही है, उन्हें दोषियों को उनको सजा देनी चाहिए, जो भी दोषी है। भोले बाबा का जिक्र नहीं है। भोले बाबा खुद इन्हीं की गवर्नमेंट में, इन्हीं की छत्र छाया में, प्रशासन की में, क्योंकि भोले बाबा को जब भगदड़ हुई थी तो भोले बाबा का काम था उन्हें अपनी प्रजा को देखना था, उन्हें रोक कर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए था कि इतना शोर मत करो। मगर भोले बाबा तो वहाँ से निकल दिए और जनता मरती रही। तो भगवान कहते हैं अपने आप को कहाँ है भगवान? जो भी इसमें दोषी बनता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाबा दोषी है तो बाबा को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा दोषी है, बाबा पूरे दोषी हैं। तो बाबा को जैसे हो सके उनको सजा दी जाए। चाहे बाबा हो, चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी कमी हो उसे दोषी मानकर सजा दी जाए। बाबा वहाँ से गए थे,
मानो बाबा वहाँ से निकले भगदड़ मची, उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी गई और उनके कर्मचारी हैं जो ब्लैक उसमें जाते हैं पीछे भागे। जब मालूम उन्हें पड़ा, ऐसी बात नहीं उन्हें मालूम नहीं पड़ा, तो बाबा को आना चाहिए नहीं आनी चाहिए। अगर ये कैमरा पर यूं बोल रहे हैं तो क्या एसआईटी के सामने नहीं बोल सकते? आप समझ लीजिए, इनसे किसी ने पूछा ही नहीं होगा। पीड़ित परिवारों की नजर में बाबा दोषी है क्योंकि चरण की धूल के चक्कर में 121 भक्त मारे गए। लेकिन क्या भगदड़ के बाद भी भक्तों ने सबक सीखा? अब मैं आपको अपने परीक्षण के दूसरे चरण में लेकर चलूंगा। मंगलवार को भोले बाबा का दरबार लगता है। उनके आश्रम में हमारी टीम पहुंची तो जो देखा वो बड़ा हैरान करने वाला था और इस बात का सबूत देता है कि बाबा कैसे लोगों को अपनी गलत आस्था के लिए इस्तेमाल करता है और लोग उसमें अंधभक्ति की तरह चले जा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर के करसुई गांव की है। यहां भोले बाबा का आश्रम है। मंगलवार के दिन यहां भक्तों की भीड़ लगी थी। महिलाएं आश्रम की जमीन को चूमती हुई दिखी, सीढ़ियों पर माथा टेकती हुई दिखी। दूसरी तस्वीर आगरा की है। यहां भी हाल ऐसा ही दिखा। महिला भक्त यहां बड़ी संख्या में पहुंची थी। 121 मौतों को लेकर भोले बाबा सवालों के घेरे में है। पीड़ित बाबा को दोषी मान रहे हैं, लेकिन आश्रम पहुंचे भक्तों की नजर में क्या बाबा 121 मौतों के जिम्मेदार हैं? ये भी आपको सुनाते हैं। अरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण शाकर हरि, जो हमारे इष्ट देव हैं, प्राणों के नाथ हैं मेरे नारायण शाकर हरि, वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या आलम होगा। है रोज नमन करते हैं, मंदिर जैसे कहते हैं, मंदिर में अपने इष्ट देव को लिए नमन करने आते हैं, ऐसे नमन करने आते हैं। सर, जिनको आप परमात्मा बोलते हैं, उनकी आस्था में लोगों की कमी आ रही है? ना 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 ना, उनकी आस्था में न कमी आई है और न कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों? ये जितने सत्य के साथ में आने वाले हैं, जिन्होंने ये पहचान लिया कि परमात्मा यही थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो कभी यहाँ से मुकर नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि ये जो मीडिया है ये उल्टे सीधे शब्द प्रयोग करती है प्रभु के विषय में, ठीक है, और मीडिया ने ही परेशान करके रख दिया है सबसे ज्यादा। शासन प्रशासन वहाँ लगा हुआ, जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विषय में कार्रवाई होगी। ये तो दुनिया में मौत हो रही है और किसी ने करा हुआ है, वो तो कभी नहीं मरे बाबा के बाबा दरबार में, कभी एक मौत नहीं हुई है। 25 साल तो मुझे हो गए, कभी एक मौत नहीं हुई है बाबा के दरबार में। अब पटियाल भोले बाबा की काली चाय के तिलिस्म दर्शकों के सामने रखेगा कि ये आखिर है क्या। आपने ब्लैक मैजिक के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भोले बाबा अपने भक्तों को काली चाय पिलाता है। उसके सेवादार इस चाय को चमत्कारी चाय कहते हैं। बाबा की कथित चमत्कारी चाय के दर्शन के लिए पटियाल आपको यूपी के संभल लेकर चलेगा। पहली तस्वीर बाबा के संभल वाले आलीशान आश्रम की है, जहां आने वाली हर भक्त को, हर भीड़ को काली चाय का प्रसाद बांटा जाता है। बाबा के सेवादारों का यह दावा है कि भोले बाबा की काली चाय हर कष्ट, हर बीमारी दूर कर देती है। दूसरी तस्वीर और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये एक तरह का अंधविश्वास है। वो ये है कि महिलाएं बाबा के आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती हैं और इन महिलाओं का दावा यह है कि आश्रम की सफाई से संकट मिट जाते हैं। अब आपको भोले बाबा की काली चाय की सामग्री भी बता देता हूं, जिसके कारण सेवादार इसे अमृत बताते हैं। बाबा की चाय में क्या क्या होता है अब वो देखिए। लौंग, काली इलायची, दालचीनी, पीपल के पत्ते, अदरक, काला नमक, चाय की पत्ती, तुलसी, लेकिन इसमें दूध नहीं होता। भोले बाबा की काली चाय में भक्तों को क्या चमत्कार दिखता है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान यूपी के संभल के आश्रम पहुंचे। यहां बाबा के सेवादारों ने काली चाय की विधि और उसके करिश्मे पर जो दावे किए वो हैरान करने वाले हैं। आश्रम की साफ़ सफाई करने के बाद, सेवा का काम करने के बाद जो महिलाएं हैं वो एक विशेष चाय है, गिलोय की बताई जाती है, वो पीती हैं। अम्मा, ये जो चाय आपने पी है यहाँ पर आकर के, इससे क्या फ़ायदा होता है? सब दुख बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। टीबी हो, कुछ भी हो, सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। खांसी, सांस सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बाबा की विशेष काली चाय है। हाँ। हवा दवा भी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है, वो भी नहीं आती फिर। सब रोगों से छुटकारा हो जाता है ये चाय पीने से। चाय पीना से। सर, ये गिलोय प्रसाद है। अच्छा। गिलोय बन का मतलब लौंग फोंग पर के, चूरा पूरा पर के, हाँ, इसको पीने से दुख दूर होते हैं। अच्छा। तो जितने भी सत्संग में या वैसे लोग आते हैं, सेवादार, अनुयायी, भक्त, वो सब पीते हैं ये? हाँ, सभी पीते हैं। इसी से दुख दूर होता है।
और कुछ नमन फमन करने से मतलब दुख दूर हो जाता है। हाथरस भगदड़ में सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन भोले बाबा पर हाथ डालने से डर रही है। यूपी के रामपुर में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में दिखा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हमसफर बुलडोजर गरजा उन पर, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 121 मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर कब एक्शन लेगा, क्योंकि उन पर भी अवैध कब्जे का आरोप है। हाथरस भगदड़ पर राजनीति भी खूब हो रही है। इसमें दो तरह के नेता हैं, एक जो जनता के साथ हैं, दूसरे जो बाबा के साथ दिखाई देते हैं। ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पे एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है। सेवादारों का मेन दायित्व थोड़ी ना बनता है। जो मेन आदमी है, जिसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, जिसने अपनी पूरी सेना खड़ी कर रखी है, जो कमांड वो दे रहा है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। कानून के जानकार मानते हैं कि 121 मौतों का आयोजक भोले बाबा भी है, क्योंकि बाबा का ही सत्संग था और वही वहां का मुख्य चेहरा था। उसी के लिए भीड़ जुटी, इसलिए भोले बाबा पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। अगर एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर देती है, तब भी पीड़ितों के पास जांच रिपोर्ट को चैलेंज करने के राइट्स हैं और सरकार के पास एसआईटी से आगे बढ़कर बाबा पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश की सबसे बड़ी अदालत से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से पेश लोकल वाले लॉजिक का परीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खुलने के बाद कल एक बात साफ हो गई थी कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन फिर से रीनीट परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है, क्योंकि 24 लाख कैंडिडेट्स को गुरुवार तक इंतजार करना होगा। एनटीए अब भी नीट परीक्षा प्योरिटी की बात कर रहा है और उसी अपने दावे पर कायम है। एजेंसी इस पक्ष में नहीं है कि एक बार फिर से नीट की परीक्षा आयोजित हो, नीट परीक्षा रद्द नहीं हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने 2 बड़ी दलीलें रखी हैं। पहला यह कि एग्जाम का पेपर लीक जरूर हुआ, लेकिन लीकेज का लेवल नेशनल नहीं है, बल्कि लोकल लीकेज हुई है, यानी पर्चा लीक का सिर्फ एक मामला है और अन्य गड़बड़ी के मामले भी सीमित हैं, लोकल है। रीनीट के विरोध में एनटीए की दूसरी दलील यह है कि जिन सेंटर्स पर पेपर लीक या गड़बड़ी सामने आई है, वहां पर कैंडिडेट्स के नतीजे और अंक औसत खराब नहीं है, यानी औसतन उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नीट की परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं, यह तो गुरुवार को ही पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामले की सुनवाई होगी। दोबारा नीट एग्जाम हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने मेहनत की और अच्छे नंबर हासिल किए। लेकिन परम सत्य तो यही है कि परीक्षा होने से पहले ही पर्चा बाहर आ गया था। इसके बावजूद एनटीए दोबारा एग्जाम करवाने से इनकार कर रहा है। पटना में पेपर लीक का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए ने जो बात की वो बात उन्होंने कबूल भी ली वहां पर कि ऐसा पटना में हुआ था। लेकिन पटना केस में एनटीए का तर्क यह है कि पटना में पेपर लीक लोकल स्तर पर हुआ, पेपर लीक होने का असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ा, इसलिए रीनीट की जरूरत नहीं है। अब एनटीए ने इस दावे के पीछे की वजह भी जान लीजिए कि क्यों एनटीए ऐसा कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह कहा है, नीट एग्जाम के बाद एनटीए ने डेटा एनालिसिस में यह पाया कि पटना में गड़बड़ी वाले सेंटर्स के कैंडिडेट्स के स्कोर बहुत खराब थे। यह बात पटना पुलिस की जांच में भी सामने आई थी।
रोशनी नाम की एक कैंडिडेट ने तो 720 में से सिर्फ 103 नंबर हासिल किए। लेकिन क्या सिर्फ यही बात दोबारा परीक्षा ना करवाने का आधार हो सकती है कि जहां पर पेपर लीक हुआ वहां पर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के अच्छे अंक नहीं आए, इसलिए दोबारा एग्जाम करवाने की जरूरत नहीं है? यह तो कोई औचित्य नहीं हुआ। कल नीट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा हैरानी कुछ कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक आने पर जताई। नीट परीक्षा में कुल 67 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फुल मार्क्स लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि नीट परीक्षा के कुछ सेंटर से ही सबसे ज्यादा टॉपर्स क्यों हैं, या उन्हीं से सब टॉप कैंडिडेट्स क्यों निकल रहे हैं। इसके जवाब में एनटीए ने एक बार फिर अपना डेटा एनालिसिस पेश किया। एनटीए के मुताबिक 11,000 टॉपर्स को एक हजार के ग्रुप में बांटा गया। उनके स्कोर पैटर्न और सेंटर्स का एनालिसिस हुआ, जिसमें सामने यह आया कि नीट के 11,000 टॉप स्कोर वाले कैंडिडेट्स 800 अलग अलग सेंटर से हैं। एनटीए के मुताबिक नीट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 5,000 कैंडिडेट्स भी देश के 780 अलग अलग एग्जाम सेंटर से हैं। मतलब एनटीए कोर्ट को यह बता रहा है कि सफलता कुछ सेंटर्स तक सीमित नहीं है, इसलिए गड़बड़ी नहीं हुई है। रीनीट की मांग करने वालों को यह दावा कुछ सेंटर से ज्यादा टॉपर्स हैं इसलिए एग्जाम दोबारा होना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता है। सफल कैंडिडेट तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे यह पता लगाया जा सके कि पेपर लीक और गड़बड़ी का फायदा पाने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। एनटीए उनकी पहचान कैसे करेगा? लेकिन पटियाल का सवाल है कि क्या पर्चा पूरे देश में बंट जाए, हर कैंडिडेट के हाथ में पहुंच जाए, तभी एनटीए ये मानेगा कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया? क्या उसको थोड़े पेपर लीक होने का या कुछ इलाके में पेपर लीक होने का, एक राज्य में, 2 राज्यों में, 3 राज्यों में पेपर लीक होने का कोई फर्क नहीं पड़ता? वो आधार नहीं बनता रीनीट का। नीट परीक्षा पेपर लीक के तार 6 राज्यों से जुड़े हैं। एनटीए के मुताबिक पर्चा सिर्फ पटना में लीक हुआ। सिर्फ पटना के मामले में ही पेपर लीक की एफआईआर दर्ज है। बाकी जगहों से परीक्षा में गड़बड़ी के अलग अलग मामले सामने आए हैं। पटना को ही आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पेपर लीक के दायरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ है। एनटीए ने यह कहकर अपना पक्ष और मजबूत करने की कोशिश की कि पटना में 12 परीक्षा केंद्रों के सिर्फ 178 कैंडिडेट्स और गोधरा के 2 सेंटर्स के सिर्फ 8 कैंडिडेट्स 640 या उससे ज्यादा अंक पाने में कामयाब हुए। पटना में एग्जाम सेंटर के सिर्फ 35 कैंडिडेट ने 680 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि गोधरा के एग्जाम सेंटर जो थे उनमें किसी को भी 680 या उससे ज्यादा अंक नहीं मिले हैं। लेकिन ये कोई आधार थोड़ा होता है। पेपर लीक हो गया, अगर किसी के अंक नहीं आए तो हम ये मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ। मुझे लगता है ये लॉजिक ठीक नहीं है। एनटीए के पास ऐसी तमाम दलीलें हैं, माइक्रो लेवल पर जाकर डाटा एनालिसिस करने की क्षमता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है एनटीए के पास कि परीक्षा से पहले पेपर लॉकर से निकलकर शिक्षा माफिया के हाथों तक कैसे पहुंच जाते हैं। और अगर पटना पहुंच सकता है तो अन्य जगहों पर नहीं पहुंच सकता, उसके क्या सबूत हैं? पेपर केवल एक जगह से लीक हुआ, यह कैसे और क्यों माना जाए? पेपर तो एक जगह से दूसरी जगह पर लीक हो सकता है जिसकी जानकारी किसी को ना हो, या अभी जो इस पूरी जांच से बचे हुए सेंटर हो सकते हैं। इस बात को डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता कि पटना के अलावा कहीं भी लीक नहीं हुआ। लेकिन एनटीए लोकल चिल्ला रहा है। वो लोकल कहकर गुनाह को झुठला रहा है, जबकि आपको याद होगा कि पटियाल ने अपने परीक्षण में यह दावा किया था कि अब एग्जाम माफिया लोकल लीक की रणनीति पर काम कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि लीक ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो राज खुल जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा तो धंधा चलता रहे। इसीलिए लीक को अब ये माफिया लोकल लेवल पर रखता है। नीट पेपर लीक में पटियाल ने एक बहुत विचित्र बात देखी है। एनटीए ये मानता है कि परीक्षा में नकली परीक्षार्थी बैठे थे और यह गलत है, लेकिन इसे वो गंभीर समस्या नहीं मानता है। यह बड़ी ताज्जुब की बात है। पेपर लीक को वो लोकल साबित करके एग्जाम बचाने में लगा हुआ है, और सवाल यहां यह है कि हर कमी को लोकल और छोटा साबित करके अगर एनटीए परीक्षा को बचा भी लेगा तो उसकी पवित्रता का दावा कैसे करेगा कि हम एकदम पाक साफ हैं।
और एग्जाम में हर कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, यह कैसे सिद्ध करेगा? अब पटियाल आपको एक ऐसा परीक्षण दिखाएगा जो देश के हर मां बाप को आंखें खोलकर देखना चाहिए। बच्चों की एक गलती पूरे परिवार को जेल में पहुंचा सकती है। भले ही यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन है हकीकत। कल पटियाल ने आपको BMW कार से एक्सीडेंट की एक खबर दिखाई थी। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। हम तो यही कहेंगे कि वो मर्डर था, लेकिन कानून की भाषा में इसे दुर्घटना ही कहते हैं। एक महिला को अपनी कार से घसीटना और दोबारा कुचलना दुर्घटना कैसे हो सकता है? लेकिन कानून कहता है कि यह दुर्घटना है। वैसे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। आज वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मेहर शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस में मेहर शाह के माता पिता और बहन भी आरोपी बनाए गए हैं। पिता जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मां और बहन अभी पुलिस कस्टडी में हैं। इस केस में अब तक 12 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मेहर पर आरोप यह है कि उसने शराब के नशे में BMW कार दौड़ाई, स्कूटर पर जा रही एक महिला और पुरुष को टक्कर मारी। महिला कार के बम्पर में फंस गई। मेहर ने कार नहीं रोकी। करीब 1.5 किलोमीटर तक महिला घिसटती रही। इसके बाद मेहर गाड़ी से निकला और उसने महिला को बम्पर से हटाया, कार बैक की, महिला को दोबारा कुचला और मौके से भाग गया। मेहर के पिता राजेश शाह पर आरोप यह है कि उन्होंने ड्राइवर पर बेटे का गुनाह अपने सिर पर लेने का दबाव बनाया। मेहर की मां और बहन पर आरोप यह है कि उन्होंने मेहर को छिपने में मदद की। बाकी 9 आरोपियों पर भी आरोपी की मदद और जांच को गुमराह करने का आरोप है। कुछ दिन पहले आपको मैंने पुणे पोर्शे एक्सीडेंट के बारे में बताया था। बेटे को बचाने के लिए माता पिता और दाता सब आरोपी बन गए थे। वही मुंबई में हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बेटे को बचाने के लिए कानून से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अपराध हो जाए तो मां की ममता से ज्यादा कानून का ख्याल रखना चाहिए। रिश्ते से ज्यादा कानून के प्रति कर्तव्य निभाएं। बच्चे को बचाने के लिए सबूत नहीं मिटाने चाहिए। बच्चे को सही दिशा दिखाएं, जांच को गुमराह न करें। अगर पटियाल की बात समझ में ना आ रही हो तो अब उस आदमी का दर्द सुनिए जिसने अपनी पत्नी को खोया। रुको क्या, उसके बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुको, तो भाग के गया हो। घसे ऐसा नहीं घसीटा है, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए कुछ नहीं, ये प्रशासन जवाबदार है। ये जो श्रीमंत लोगों का ही प्रशासन है, गरीबों का कोई नहीं है ये। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल अब देश के 5 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देगा। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों को हमारा सलाम। शहीद हुए 5 जवान उत्तराखंड के हैं। आप देश के वीरों की तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें सूबेदार आनंद सिंह कांडाखाल हैं, जो रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। हवलदार कमल सिंह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। राइफलमैन अनुज नेगी भी पौड़ी गढ़वाल में जन्मे थे। राइफलमैन आदर्श नेगी का घर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में है। नायक विनोद सिंह भी टिहरी गढ़वाल से ही आते हैं। ये वो 5 शहीद हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया ताकि हम अपने घरों में चैन से रह सकें, रात को आराम से सो सकें। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि अब वो सरकार नहीं जो डरती हो, अब वो सरकार है जो आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। अफसोस की बात यह है कि देश ने जिन 5 वीर जवानों को खोया है वो अपनी मातृभूमि पर थे, लेकिन उन पर हमला करने वाले आतंकी हमारे देश में घुस आए थे। उनके साथ लड़ाई में 5 वीरगति को प्राप्त हुए। एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक भारत की मजबूती का पोस्टर नहीं हो सकते। आतंक के खिलाफ हमें पक्की सर्जरी करनी होगी ताकि दुश्मन मुल्क से कोई भी वायरस हमारे मुल्क में आने से पहले हमारा दुश्मन लाख बार सोचे। अमेरिका के मशहूर पत्रकार IF स्टोन ने कहा था कि ऑल गवर्नमेंट्स लाई, यानी सभी सरकारें झूठ बोलती हैं। इसका एक उदाहरण आज पटियाल ने भी देखा। उसे समझाने के लिए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने विधायकों के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में पहुंचे। इन विधायकों की संख्या 40 है। सबने मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर में आपको महाराष्ट्र में बारिश के बाद के हालात की दिखा रहे हैं।
मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन बारिश ने मुंबई पर इतना बुरा असर डाला है कि उसको देखकर एक डरावना सपना लगने लगती है वो जब भी मानसून आता है। कल हमने बारिश से बेहाल मुंबई की तस्वीरें दिखाई थी। मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम से हालात को कंट्रोल कर रहे थे। तब पटियाल ने कहा था कि शहर में बारिश की बाढ़ रोकने के लिए कंट्रोल रूम बारिश से पहले बनाओ, बारिश के बाद नहीं। मतलब समस्या को अगर आपने रोकना है तो समस्या आने से पहले उसको रोको, उसके पहले इंतजाम करो। कंट्रोल रूम में नहीं, जनता के बीच जाकर इंतजाम करो। देखिए, डिप्टी सीएम अपने 40 विधायकों के साथ मंदिर में आ गए क्योंकि उन्हें चुनावी संकट से बचना है। लेकिन जब मुंबई संकट में थी तो उनके विधायक कहां थे? तब वो 40 विधायक मुंबई के 40 मोहल्लों में भेज देते और खुद भी पायजामा चढ़ाकर पानी में उतरते तो जनता के विघ्नहर्ता बन सकते थे। लेकिन इन्हें तो अपने विघ्नहर्ता चाहिए, वो जनता के लिए विघ्नहर्ता नहीं बनना चाहते। महाराष्ट्र में वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ एनसीपी को वोट दिया। मौका लगा तो अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए, उनके साथ जुड़ गए, अपने चाचा की पार्टी को तोड़ दिया। मतलब अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करना है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं। राजनीति के इस मतलबी चरित्र को पहचानने की जरूरत है, खासकर आप लोगों को। महाराष्ट्र में 5 महीने बाद चुनाव है। आमची मुंबई पर गर्व करने वाले वोटर को यह पटियाल की बात जरूर ध्यान से सुननी चाहिए और इसे याद रखना, जो मुंबई को मुश्किल में नहीं बचाते वो आपको आपकी मुसीबत के विघ्नहर्ता उन्हें बिल्कुल मत मानिएगा। अब की बार मुंबई की बाढ़ को मुद्दा बनाकर इसका स्थायी समाधान इन नेताओं से तब जरूर मांगिएगा जब वो आपसे वोट की दरकार के लिए आपके दरवाजे पर आए। अब पटियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का परीक्षण करेगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। यात्रा 2 दिन की है और इसका मकसद 22वीं भारत रूस समिट है। कल से आज तक प्रधानमंत्री ने रूस में जो किया वो आप मेरे दोनों तरफ चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम ने वहां रहने वाले भारतीयों को अपनी चुनावी जीत के बारे में अपडेट दिया, भारतीयों की कामयाबियों के बारे में भी बताया उन्हें। आज भारत के पीएम रूस की यात्रा पर हैं तो खबर यह आई है कि अमीरी में रूस का दर्जा बढ़ गया है, रूस धनी देशों की लिस्ट में आ गया है। पीएम ने वहां भारतीयों को यह भी बताया कि भारत का टारगेट दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। इस दौरे में देश के लिए क्या एजेंडा है यह आपको बता देते हैं। एजेंडा यह है कि एटॉमिक प्लांट निर्माण की वार्ता करना, रूस में भारत का निर्यात बढ़ाना, भारत रूस के व्यापार में डॉलर को हटाना, चीन से विरोध और रूस से दोस्ती बरकरार रखी जा सकती है ये दर्शाना, तेल और ऊर्जा सप्लाई पर भरोसा, फर्टिलाइजर आयात बढ़ाना, यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए वार्ता, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रिसीव करना, रूस में वीजा ऑन अराइवल सुविधा पर आगाज करना। अगर पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान छोड़ दें तो बाकी सब चीजें वार्ता के लेवल पर हैं। लेकिन यात्रा को और अच्छी तरह से समझने के लिए पटियाल ने विदेशी मामलों के एक्सपर्ट से बात की। आप भी सुनिए और चीजें आपको पता चलेंगी। दुनिया में हमने सिग्नल दे दिया है कि हम रशिया को अपनी जियोपॉलिटिक्स में रखेंगे। सेकंड, रीजनल, कि भारत और रशिया दोनों को चाइना के रिस्पेक्ट में फायदा है हमें कि रशिया चाइना पे ज्यादा ना झुके और रशिया को उसे झुकना ना पड़े, तो हम दोनों को जियोपॉलिटिकल रीजनल फायदा है। अब तीसरा फायदा है बायलैटरल। हम दोनों देशों के आपस में जो रिश्ते हैं, अभी करीब 66 बिलियन का ट्रेड है, परंतु उसको बढ़ना है और उसको जितना ज्यादा हम बढ़ा सकें उतना हम दोनों देशों का फायदा है। जितना ज्यादा हम रशिया से और तेल ले पाएं, कच्चा तेल कम कीमतों पे, उतने हमारी इकोनॉमी को फायदा है। जितना ज्यादा रशिया हमको एक्सपोर्ट कर पाए उतना ज्यादा रशिया को फायदा है। तो बायलैटरल रिलेशंस में दोनों देशों को बहुत फायदा है, इंक्लूडिंग इवन न्यूक्लियर एनर्जी। अभी जो मोदी जी गए हैं इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की भी डिस्कशंस हैं। अब निकल के क्या आता है कह नहीं सकते, बट आप ध्यान रखिए ऑलरेडी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो चलते हैं रशियन मदद से। अमेरिका इंडिया की डील हुई है, इतने साल हो गए हैं, 2010 में हुई थी, शायद 15 साल, अभी तक एक भी अमेरिकन रिएक्टर इंडिया में नहीं लगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के ऑल्सो बायलैटरल रिश्तों में हम दोनों देशों को फायदा है। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने वो चार्जशीट स्वीकार कर ली है जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी आरोपी 12 जुलाई को कोर्ट में आए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली में 1100 पेड़ों की कटाई पर विवाद हो गया है। आम आदमी पार्टी इसके लिए दिल्ली के एलजी को जिम्मेदार कह रही है। मैदानगढ़ी, सतबड़ी और छतरपुर इलाके के अप्रोच रोड की चौड़ा करने की योजना है, जिसमें बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के पेड़ काटने का आरोप है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। रायबरेली में पार्टी पदाधिकारियों से मिले राहुल गांधी। वर्ष 2023 में शहीद हुए अंशुमन सिंह के परिवार से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। रायबरेली एम्स भी पहुंचे। एक वायरल वीडियो को आधार बनाकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए मदन मित्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो के बारे में दावा यह किया गया है कि एक महिला को कुछ लोगों ने हाथ पैर से पकड़कर हवा में टांग दिया। कुछ लोग डंडे से उसकी पिटाई कर रहे हैं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद बतौर कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी सौंपी है। भारत में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला घटिया ईंधन बच्चों की जान का दुश्मन है। 1000 में 27 बच्चे इसकी वजह से मर जाते हैं। 1992 से 2016 तक की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में यह रिपोर्ट तैयार हुई है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के बाद एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।